गुरदीप सफल जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल का आप जो हवाला दे रहे थे गुरदीप जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। पिछले साल सितंबर में 2000 पूरा कर दूं। हाँ कर दीजिएगा, मैं नहीं, नहीं, एक छोटा सा फैक्ट ऐड कर दूं इसमें, तो उसके बाद अपना सीधा सा है। गुरदीप जी, मेरा एक सवाल सीधा मैं सा दर्शकों को एक बात बता बोलिए। दूं, उसके बाद आप अपना जवाब पूरा कर लीजिएगा, फिर मैं जफर इस्लाम से जवाब ले लूंगा। पिछले साल सितंबर में 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक विज्ञापन निकाला। इसमें भारत के वित्त मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज समेत 14 लोगों के नाम थे, जिसको वांटेड बताया गया। वांटेड के साथ ये फोटो लगाई, और साथ ही साथ इसी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, चूंकि अपने वॉल स्ट्रीट जर्नल का मैं उसकी नीयत के बारे में दर्शकों को बताना चाहता हूं। उसमें लिखा गया कि भारत में निवेश ना करें, भारत निवेश के लिए अच्छा देश नहीं रह गया है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल भारत के लिए क्या सोचता है, किस तरह की सोच रखता है, यह दर्शकों को मैं बताना चाहता था, मैंने बता दिया, कुछ दर्शकों को मालूम भी होगा। बाकी आपका सवाल पूरा कीजिए, फिर मैं जफर इस्लाम जी के पास जाता हूं। हाँ, देखिए विवेक जी, ये बहुत अच्छा है कि इंडिया टीवी जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की हैसियत दुनिया को बता रहा है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उस वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें छपने वाला एड, जो एड की आप बात की, वो वैसे ही है जैसे भारत के अखबारों में वो क्या है, काले जादू के एड भी छपते हैं, ठीक है, तंत्र मंत्र के ऐड भी छपते हैं, और बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स के ऐड भी छपते हैं। तो ऐड कहीं भी कुछ भी छप सकता है। जो अखबार आपके वित्त मंत्री को, एक मिनट, पूरी बात विवेक जी, पूरी बात, जो अखबार आपके वित्त मंत्री को वांटेड बताए, ठीक है, टोकिए मत, अब बोलिए। आप इंडिया टीवी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे, इसलिए मुझे आपसे सवाल पूछना पड़ेगा और आपको टोकना भी पड़ेगा। ये बोला, मुझे ये बोला सीधा सा कि इंडिया टीवी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को नकार दिया उस विज्ञापन के दम पे, जो पेड विज्ञापन था। पेड इंडिया टीवी की पत्रकारिता एक खूबी है। अब छोड़िए, मेरा सवाल सीधा सा है, क्या जफर साहब ये बताएंगे कि एक खबर आई कि शेल कंपनी के थ्रू बेनामी ट्रांजैक्शन से इन्वेस्टमेंट हुआ, अडानी के भाई और अडानी के पावर के सीईओ उसमें शामिल हैं। अब क्या इस बात की सत्यता की जांच मोदी सरकार करेगी, जो करप्शन को बिल्कुल सहन नहीं करने की बात करती है, या उन्होंने आंखें मूंद ली हैं कि अडानी जी के नाम पे कुछ भी हो सकता है, ईडी का उपयोग केवल राजनेताओं के लिए है, अडानी की उसमें अगर इन्वेस्टमेंट ऐसे आएगा तो हम आंख बंद कर देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। यह सवाल मेरा जफर इस्लाम साहब से है। ठीक है, जफर इस्लाम जी। देखिए, हर चीज के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है। अगर किसी तरह के इस तरह के कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन है, कोई ऐसा फर्जी रिपोर्ट हो, सही रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, उसके संज्ञान लेने के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनी है। रेगुलेटरी बॉडी अपने संज्ञान लेती है, अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना उस पर दंडित करती है, अगर ये, या फिर बरी करती है, या फिर उस पर अपना कोई कमेंट करती है। इसमें क्या आपको कमेंट करने का अधिकार है या मुझे कमेंट करने का अधिकार है? जब रेगुलेटरी बॉडी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करने का, तो उसको काम करने दीजिए अपना। वो आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जितना अब ध्यान नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जितना इस सरकार ने संवेदनशील तरीके से सोचा, समझा और इंप्लीमेंट किया, उतना तो कभी किसी सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं था या ध्यान दिया था। अब बात रही, आप हर बात में अमेरिका के न्यूज़पेपर को कोट करते हैं, नहीं, अमेरिका के न्यूज़पेपर को कोट करते हैं और अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हर चीज में आपको अमेरिका के न्यूज़पेपर, इसलिए कि वहां पर भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इंडिया के लोगों को वहां पर प्रमोट होने का मौका मिलता है, वहां पर अपनी झूठ बात को रचने का मौका मिलता है उन न्यूज़पेपर जिसको आप एक सवाल जफर इस्लाम जी, एक सवाल जो जी संजीव जी ने पूछ रहे थे, उसका जवाब भी दे दीजिएगा। राहुल गांधी ने आज सदन में पूछा, गुरदीप जी नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। मैं पूछ लूं पहले, फिर आप पूछ लीजिएगा। आरोप आएगा जफर जी, आपको अधिकार है ना, हमको अधिकार है। सफल जी एक सेकंड जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा धीरज रखिए। वो संजीव जी ने जो आरोप लगाया, मैं उस पर भी सवाल ले लूं ना। जफर जी कह रहे हैं वो 609वें नंबर से 2 नंबर के रिचेस्ट आदमी कैसे बन गए पूरी दुनिया के? अरे भाई देखिए, ये कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको आदमी को समझने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत नहीं।
अगर बिजनेस है और ये कोई ऐसा नहीं कि कैश उनके बैंक अकाउंट में रह गया, अगर बिजनेस ग्रो करता है तो इसमें ऐसा होता है कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है, जो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है, उसके शेयर्स को खरीदती है और उसकी वजह से उसका अप्रिसिएशन होता है। ये दुनिया का दस्तूर है, खाली हिंदुस्तान में नहीं। आज एप्पल कितना ऊपर में है, क्या एप्पल जब शुरू हुआ था तो या इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो आपको आईटी सेक्टर में कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिसका 10 रुपए का शेयर आया था, आज उनके स्प्लिट होने के बाद, उनको कितने बार बोनस देने के बाद, कितना कुछ देने के बाद भी आज उसकी 10 रुपए के शेयर 50,000 60,000 रुपये है। तो वो ग्रो की ना, लोगों के पोटेंशियल देखा, ग्रो की। इसमें हम और आप क्या बोलेंगे? इसमें जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको पता है। सरकार के निजाम के हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर के लिए बराबर इन्वेस्टर अवेयरनेस चलाया जाता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड अपना समझिए, कोई चीज को इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझिए। ये किया जाता है, जो हर सरकारों ने किया, हमारी सरकारों ने भी किया। लेकिन इसमें यह कहना कि कैपिटल और उसके बाद पैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके लिए पैसे ग्लोबल इन्वेस्टर डाल रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इंडिया के इन्वेस्टर नहीं, ग्लोबल। इंडिया तो बहुत छोटा सा मिनिस्क्यूल है। ग्रोथ कैपिटल बाहर से आता है, इक्विटी कैपिटल बाहर से आता है, और बाहर से जब आता है तो जाहिर है दुनिया के लोगों ने अपना ड्यू डिलिजेंस किया होगा, अपने हिसाब से पैसा डाला, और अगर कंपनियों में उसको फायदा दिखता है, बड़ा पोटेंशियल दिखता है तो बढ़ता है। वो कोई बैंक में उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे वो नंबरिंग होती है, उसका कोई महत्व नहीं है। वो तो सिर्फ ये जो दुनिया को बेवकूफ बनाने का एक तरीका कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये तो डायनेमिक प्रोसेस है, कभी भी ऊपर नीचे होता है, इसलिए कि आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना है उसके बेसिस पे आपका पोजीशन रहता है। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट ड्रिवन है, डायनेमिक प्रोसेस है, यू आर एक्सपोज टू मार्केट, तो मार्केट रिस्क पे एक्सपोज, कभी भी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, उससे क्या 600 नंबर, 200 नंबर, 500 नंबर, उससे मतलब नहीं। आप ये बताइए कि जो कांग्रेस की सरकार के लोग जो इतना कुकर्म करके इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, उनके बारे में अभी फर्स्ट परिवार, जो फर्स्ट फैमिली है कांग्रेस की, अब देखिए ना वो बेल पे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में आपको पता ही है, डीएलएफ के साथ क्या किया आपने, राजस्थान में क्या किया। अब ये बात करप्शन जो है वो उसके बारे में, चलिए ठीक है, अगर ये मान ले, अगर ये मान ले जो बात आप कह रहे हैं वो 100% सच है, तो फिर इसमें जेपीसी से कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? विवेक जी इस पे जवाब लीजिएगा, पहले कांग्रेस का नाम लिया है पहले, उसके बाद उन पे जाइए दोबारा दूसरे क्वेश्चन पे जी। नहीं तो नहीं, पहले आप मेरा जवाब लीजिए। एक लाइन सीधे देखिए जेपीसी और ये वो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हो रहा है, वो सारी चीजें जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस होती है, उस पे अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है तो वहां चर्चा करें, उस चर्चा करें। सफल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सफल जी। विवेक जी, पहली बात तो जफर साहब ने ये बोला कि अगर कोई खबर आती है तो रेगुलेटरी बॉडी देखेगी, इस पे ना आपको बोलने का हक है ना हमको। तो ये तो डेमोक्रेसी की खत्म करके सीधे सीधे डिक्टेटरशिप की भाषा बोल दी, उस पे तो मुझे कुछ कहनी है। दर्शक अपने आप देख लें कि क्या किसी भी स्कैम के ऊपर, किसी भी अनियमितता के ऊपर विपक्ष को बोलने का भी अधिकार आप नहीं देंगे। दूसरी बात, आपने कहा रेगुलेटरी बॉडी, हमारी शिकायत क्या है? मैंने ऐसा नहीं कहा सफल साहब, ऐसा नहीं कहा आप जिस तरह से आप रख रहे हो जफर साहब। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने कहा कि रेगुलेटरी बॉडी इस पे कमेंट करेगी, उसको संज्ञान में लेगी और कमेंट करेगी, उसका इन्वेस्टिगेट करेगी। एक सवाल, उसमें क्या हम और आप इन्वेस्टिगेट करेंगे? अभी तक 5 शेल कंपनीज का पता लग गया, 10 दिन हो गया, उन 5 शेल कंपनीज के ऊपर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई अभी तक। कब होगी? मेरे जवाब के बाद आप डेट बता दीजिए कि कब। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पे एफआईआर होगी या कब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी? तीसरी बात, रेगुलेटरी बातें आपने की, मैं आपको एक केस बताता हूं जफर साहब। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसका पीएफ का या पेंशन का फंड था, वो फंड डीएचएफएल में लगाया गया, जो डीएफएचएल गिर रहा था, सिंकिंग कंपनी थी, उसका स्कैम हुआ। तो बिना रेगुलेटरी बॉडी की जांच के आपकी सरकार ने उसके सीएमडी को गिरफ्तार किया, उसके बाकी अफसरों को गिरफ्तार किया, 3-4 साल जेल में रखा, तब कोई रेगुलेटरी बॉडी आपने बात नहीं की। आज अब सेम केस हम बात करते हैं कि एलआईसी ने एक डूबते फंड में दोबारा इन्वेस्ट किया पिछले 10 दिन के अंदर, तो आप रेगुलेटरी बॉडी की बात करते हैं। तो ये पिक एंड चूज करके लॉ नहीं चलता। और आखिरी बात, आपने कहा कांग्रेस के नेताओं पे केस चल रहे हैं।
आपके प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जो आपकी पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, 2014 के पहले बड़े भाषण देते थे कि राजनीतिक केस 6 महीने के अंदर खत्म करेंगे। 9 साल हो गए, करप्शन के तो खत्म करते ना। कितना वक्त चाहिए था आपको? पूरी सरकार आपके पास, एजेंसीज आपके पास। अगर कांग्रेस ने करप्शन किया है तो आप एक्शन लेते अब तक। सिर्फ भाषणबाजी मत दीजिए और इसी तरह से अडानी के ऊपर बचाइए मत, एक्शन दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।